बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान। भारतवर्ष के सभी मेहनतकश किसान भाई बहनों को आफताब का प्यार भरा जोहार। किसान भाइयों, एक बार फिर से आपके रूबरू हैं जानकारियों का पिटारा लेकर। आज हम बात करेंगे गोभी फसल के बारे में, साथ ही साथ बैगन में लगने वाले कीट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उद्यान विकास योजना के तहत बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए ले सकते हैं अनुदान। राज्य के 12 जिलों में पशु कृत्रिम गर्भाधान कराने की है योजना। देसी मूली के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा हिमानी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान कीट रहित उच्च गुणवत्ता युक्त बेमौसमी एक्सोटिक सब्जी उत्पादन इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 3 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार की ओर से किसानों को 75% यानी 2,25,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने राज्य के 12 जिलों में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से पशु कृत्रिम गर्भाधान कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। भारत सरकार ने नेशनल डेयरी प्लान के तहत 3 राज्यों में दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना शुरू की है। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस कार्य के लिए इन तीनों राज्यों में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के जिन जिलों में कम बारिश हुई है, उन जिलों के किसान वैकल्पिक खेती के लिए मोटे अनाज वाली फसलों की खेती कर सकते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा की खेती की जा सकती है। हाल के वर्षों में पौष्टिक आहार और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मोटे अनाजों में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से मोटे अनाजों का चलन बढ़ा है। इसकी मांग में बढ़ोतरी हुई है। मक्का, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा का अलग अलग उपयोग भी होता है और सबके मिश्रण से तैयार आटा का उपयोग भी होता है। इसलिए कम बारिश हो तो इन मोटे अनाज वाली फसलों की खेती से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। मोटे अनाज की बात करें तो किसान भाई मक्का की खेती कर सकते हैं, मड़ुआ की खेती कर सकते हैं, ज्वार की खेती कर सकते हैं, बाजरे की खेती कर सकते हैं। इस तरह से ये सब जो मैंने फसल बताई इस ये मोटे अनाज में आते हैं। किसान भाइयों, देसी मूली की खेती के लिए वर्तमान तिथि से लेकर नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में देसी मूली के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा देसी, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी या काशी हंस लगाएं। मूली की खेती के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बीज सीधी पंक्तियों में बोएं। बुआई में कतारों के बीच 18 से 20 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा देसी, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी और काशी हंस की औसत उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इस मौसम में कई फलदार पौधों के फल बाग लगाए जाते हैं। इस काम में गड्ढा खोदने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट अगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम समय और कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा गड्ढा खोदा जा सकता है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में शुरुआती दौर में ही हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा
प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या गोभी का पौधा लगाने के बाद 18 से 25 दिन के बीच 5% नीम निर्मित दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
किसान भाइयों, अब वादे के मुताबिक हम अपना पिटारा खोलते हैं और आपको जानकारी दिलवाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैगन फसल की। आपके बैगन के फसल जो हैं लहलहा रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसमें कीट लग रहे हैं। तो कीट नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है ताकि फसल अच्छी हो, और इसी के लिए हम एक ऐसा फीचर लेकर आए हैं। अगर आप उसे सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा देख लेते हैं ये फीचर। झारखंड प्रदेश में आलू के बाद यदि किसी सब्जी फसल की अधिक खेती होती है तो वो है बैगन की सब्जियों की। ये यहाँ के किसानों के लिए एक लाभदायक खेती है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में बैगन की फसल लगा रखी है, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वे अपने फसलों की सुरक्षा इनमें लगने वाले कीटों से करें। बैगन फसलों में लगने वाले कीट दो प्रकार के होते हैं। पहला चबाकर खाने वाले कीट तथा दूसरा रस शोषण करने वाले कीट। चबाकर खाने वाले कीट, जिसे तना छेदक कीट के नाम से जाना जाता है, उनके शिशु तने को छेद कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं तथा तने को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। इससे तने सूख कर मुरझा जाते हैं। ये कीट बैगन पर भी आक्रमण करते हैं, जिससे इनमें छेद हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता। इन कीटों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं जो कि चबाकर खाने वाले कीट और दूसरा होते हैं जो कि रस को शोषण करने वाले कीट। तो चबाकर खाने वाले कीट किसी पौधे के किसी भी पार्ट को चबाकर खाते हैं। तो इसमें मुख्यतः आते हैं बैंगन का तना और फल छेदक तथा हड्डा बीटल। और जो रस शोषण करते हैं उसमें आते हैं जासिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई जिसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं, मिलीबग और थ्रिप्स। तो सबसे पहले इनमें से अगर देखा जाएगा तो फल और तना और फल छेदक सबसे महत्वपूर्ण कीट है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और आमतौर पर क्या होता है कि ये शुरुआत से ही इस फसल को नुकसान करता है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये कीट जो है किस तरह से फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे तना और फल छेदक के लिए है, इसमें हमको शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा कि कीट आया कब है। तो सबसे पहले जान लेते कि ये कीट किस तरह क्षति पहुंचाता है। तो इस कीट का जो लार्वा होता है, बच्चा होता है, ये तना को छेद करके तना के अंदर जाके खाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि तना पहले मुरझा जाता है और फिर बाद में सूख जाता है। और जैसे ही इसमें फल आना शुरू हो जाएगा तो यही लार्वा, यही कीट का बच्चा फल में जाके छेद करेगा और अंदर जाके खा लेगा, जिसके कारण पूरा फल अंदर से ख़राब हो जाता है और मार्केट में इसको कोई ख़रीदता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसानों को। और ऊपर से ये कीट दिखता नहीं है, इसके कारण हमें पता भी नहीं चलता है कि कीट आया है कि नहीं है। जब क्षति हो जाती है, या तो तना मुरझा जाता है या फिर फल अंदर से ख़राब हो जाता है, तभी हमको पता चल जाता है, या फल में छेद हो जाता है तब हमको पता चल जाता है कि कीट आया है। बैगन की खेती करने वाले किसान भाइयों को कीटों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके लिए उन्हें कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। कीटों के प्रकोप होने पर उन्हें मुरझाए हुए तनों को नीचे से थोड़ा काट देने की जरूरत है। इसके अलावा वे अपने खेतों में परजीवी कीटों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यदि कीटों का प्रकोप कम ना हो तो वे अनुशंसित मात्रा में दवाओं का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों का आग्रह रहेगा कि हम सिर्फ दवाओं के ऊपर निर्भर ना करके हम समेकित कीट नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें विविध प्रकार की विधियों को हमने यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले है, जैसे मैंने अभी बोला, कि हमको निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको फेरोमोन ट्रैप यूज़ करना है। लुसिल्यूर के नाम से ये अवेलेबल है और 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप आप अपने खेत में प्रति एकड़ लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके खेत में कितना कीट आया है। उसके बाद जो भी तना मुरझा गया है या मर गया है, उस तना को थोड़ा नीचे से काट के अगर आप फेंक देंगे तो उसके अंदर जो लार्वा है, जो आगे जाके पूरे पौधों को ख़राब करेगा, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ परजीवी कीट भी होते हैं, ट्राइकोग्रामा या ब्राकॉन, उसको भी हम फील्ड में छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी नहीं कम होता है तो हम दवाइयों का यूज़ करेंगे। जैसे इस तना और फल छेदक के लिए फ्लूबेंडामाइड 480 SC 3 to 4 ml प्रति 10 लीटर पानी के साथ, या फिर कोराजन कोलेंट्रानिलिप्रोल ये भी 3 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी के साथ, या फिर स्पिनोसाइड 45 SC 3 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी के साथ, या फिर इमामेक्टिन बेंजोइड 5G ये भी 3 ग्राम पर 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। वैसे किसान भाई जो जैविक विधि से बैगन की खेती करते हैं, उन्हें कीटों के नियंत्रण के लिए माइक्रोबियल कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए वो मेटाराइजियम या बेवेरिया फफूंद का पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा नीम का तेल तथा नीम के पत्ते का घोल भी कीटों के नियंत्रण में लाभदायक सिद्ध होता है। अगर कोई किसान भाई हमारे जैविक
कृषि कर रहे हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि कुछ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे कि 2 फफूंद हमारे पास है, मेटराइजियम और बिवेरिया। इसका भी 4 से 5 ग्राम या ml प्रति लीटर पानी के साथ आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल या नीम पत्ते का घोल भी बना के आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर 10% या 15% के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण आप ऑर्गेनिक जैविक खेती में भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इन सब के अलावा बैगन की फसलों में हट्टा बीटल कीट का भी प्रकोप देखा जाता है, जो फसलों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई कार्बारिल 50 WP का घोल बनाकर पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा एक कीट आता है जिसका नाम है हड्डा बीटल। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसका ग्रब और अडल्ट बोले तो बच्चा और वयस्क दोनों भी क्षति पहुँचाते हैं बैंगन के फसल को। ये दोनों भी पत्ते के नीचे रह के पौधों मतलब पत्ते को हानि पहुँचाते हैं। इसके साथ किसान भाई को और एक बताना चाहूँगा कि इसी तरह एक प्रीडेटर है लेडी बर्ड बीटल, मतलब जो परभक्षी कीट है। ये भी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और बहुत बार किसान भाइयों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसमें से कीट कौन सा है और हमारे काम का कौन सा है। तो जो कीट होगा वो थोड़ा सा डल कलर का है, और लेडी बर्ड बीटल जो है जो परभक्षी कीट है, जो कि रस शोषण करने वाले कीट के ऊपर खाता है, जो हमारे लिए लाभदायक कीट है, उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए, इसका भी नियंत्रण करने के लिए कार्बारिल 50 WP 25 ग्राम या 25 ml प्रति 10 लीटर पानी के साथ घोल करके छिड़काव करें तो इसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। बैगन फसलों में लगने वाले रस शोषक कीटों में जैसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई तथा मीलीबग जैसे कीटों का नाम आता है। ये बैगन की पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिसके कारण इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन की विधि को अपनाना बेहतर होता है। इसके लिए उन्हें कीटों की निगरानी के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इन कीटों के नियंत्रण के लिए वे इमिडोक्लोप्रिड 17.8 SL का घोल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो आने वाले कीट होते हैं वो रस शोषण करने वाले कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो जासिड, एफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और मिलीबग ये कीट होते हैं। ये पत्तों के अंदर जो भी रस होता है उसको चूसते हैं, जिसके कारण पत्ता शुरुआत में मतलब कर्ल होता है, उसके बाद में पीला पड़ जाता है, फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। इसके साथ ही जब ये हमारे पौधों पे खाते हैं तो ये अपने शरीर से कुछ एक पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके ऊपर एक ब्लैक फंगस, काला फफूंद का निर्माण होता है, जिसके कारण पौधों को एक काला कलर का रंग आ जाता है और पौधों की वृद्धि कम हो जाती है, वृद्धि कम हो जाती है। हाँ। इसके नियंत्रण के लिए भी किसान भाइयों को आग्रह करूंगा कि किसी दवा के ऊपर निर्भर नहीं करके हमको और भी विधियों को यूज़ करना चाहिए। जैसे इसकी निगरानी के लिए, सर्विलेंस के लिए हमको पीला चिपचिपा फंदा, जिसको येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए 10 से 15 प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे हमको पता चलेगा कि हमारे खेत में कितना कीट आया है। अब अगर दवाइयों की बात करेंगे तो दवाइयों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 5 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर, या थाइमिथॉक्सम ये भी 3 to 4 ml प्रति 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। जो किसान भाई ऑर्गेनिक या जैविक खेती करते हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वर्टिसिलियम लिकानी करके एक फंगस है, फफूंद है, इसका अगर छिड़काव करेंगे तो ये कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीम ऑयल का भी 5 ml प्रति लीटर पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर दशपर्णी जो है घर में बना के इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये कीट नियंत्रित हो जाते हैं। किसान भाइयों, बैगन की सफल खेती करने के लिए यह आवश्यक है कि वे इनमें लगने वाले कीटों का समेकित प्रबंधन करें। ऐसा करने से ही किसान इनका सही उत्पादन ले पाएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, आप गोभी फसल लगाते हैं और गोभी वर्गीय बहुत सारे फसल होते हैं, और इन सबों की जो है उन्नत खेती कैसे की जाए, कौन से प्रभेद लगाना चाहिए, कब खाद देना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, इस पर भी एक फीचर हमने बनाई है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देख लेते हैं ये भी फीचर। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियां ऐसी हैं जिनकी मांग अपने झारखंड प्रदेश में बहुत अधिक है। यदि किसान भाई इसकी वैज्ञानिक खेती करें तो इससे गुणवत्ता युक्त उत्पाद ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी और पत्ता गोभी का विशेष स्थान है। अभी का समय इनकी पछैती खेती के लिए उपयुक्त समय है। फूल गोभी की पछैती खेती के लिए पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2 तथा पूसा स्नोबॉल 16 बेहतर किस्में मानी जाती हैं, जबकि पत्ता गोभी के लिए गोल्डन एकर राइड ऑफ इंडिया तथा पूसा मुक्ता उपयुक्त प्रजातियां हैं। किसानों को यदि इनकी बेहतर खेती करनी है तो उन्हें खेतों की तैयारी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर बात करते हैं तो रांची ज़िले के विशेष रूप से नाम आता है, क्योंकि यहाँ पे विशेष रूप से फूल गोभी की, जो भी गोभी वर्गीय सब्जियों में प्रमुख एक फसल होती है, इसकी खेती लगभग साल भर की जा सकती है। अभी का जो समय है वो हमारी पछेती किस्मों का समय है। और अगर पत्ता गोभी की और फूल गोभी की बात करते हैं तो इसमें जो पछेती किस्में हैं, जैसे फूल गोभी में स्नोबॉल सीरीज़ की जो किस्में हैं, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल 16, इन प्रजातियों का हमारे किसान भाई चयन कर सकते हैं। वही अगर पत्ता गोभी की बात करते हैं तो गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता, इन प्रजातियों का चयन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जिनसे अच्छी उपज सुनिश्चित की जा सकती है। अगर खेत की तैयारी की बात करते हैं किसान भाइयों, तो खेत की पहली जुताई आप गहरी जुताई करें और उसके बाद 3-4 बार कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके खेत को समतल कर दें। और अभी के अगर समय की बात करते हैं तो जो मुख्य हमारे सीज़न की मुख्य जो पछेती किस्में हैं उनका चुनाव करना होगा। और इसमें खेत की तैयारी के समय ही हमको लगभग 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद मिला के अंतिम जुताई के समय और खेत को हम पाटा लगा के समतल कर लेते हैं और इसकी खेत को तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों की खेती में बिचड़ों का बहुत महत्व होता है, अतः इसके लिए नर्सरी तैयार करते वक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नर्सरी तैयार करने की 2 प्रमुख विधियां हैं। इसके लिए नर्सरी या तो क्यारी विधि से तैयार की जाती है या फिर प्रो ट्रे विधि से। प्रो ट्रे विधि से तैयार किए जाने वाले बिचड़े को उत्तम माना जाता है और वैज्ञानिक सदा इसकी अनुशंसा करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियों पहले हमको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी हम एक निश्चित समय पे रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, 2 तरीकों से, एक तो क्यारी विधि से और एक प्रो ट्रे विधि से हम नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर क्यारी विधि जो कि झारखंड राज्य में ज़्यादा प्रचलित है और प्रो ट्रे चूँकि एक नई विधि है और उत्तम विधि प्रो ट्रे विधि ही है, परंतु यदि किसान भाई क्यारी विधि में इसकी बुआई करना चाहते हैं बिचड़ा तैयार करने के लिए, तो उसके लिए 3x1 मीटर की आप क्यारी बना लीजिए। उसको अच्छे प्रकार से समतल करके, किसान भाइयों ये ध्यान रखिएगा कि क्यारी जो बनाएंगे उसको ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, जिससे उसमें किसी भी स्थिति में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो हम बीज लेते हैं वो लगभग 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, इस प्रकार अगर एकड़ में देखा जाए तो लगभग 200 ग्राम बीज आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसके लिए पहले बीजोपचार अवश्य कर लें और बीजोपचार के लिए हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलगोभी की खेती में नर्सरी में उगाए गए बिचड़ों को खेतों में लगाने का एक उचित समय होता है। इन बिचड़ों को नर्सरी से 4 से 6 हफ्तों के बाद ही निकालकर खेतों में रोपाई करनी चाहिए। बिचड़ों को क्यारी या प्रो ट्रे से निकालते वक्त ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनकी मिट्टी में इतनी नमी बनी रहे जिससे बिचड़े उखाड़ते वक्त उनकी जड़ें सुरक्षित रहें। किसान भाइयों, अगर गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें तो विशेष रूप से फूल गोभी में इस बात का अंदाज़ा लगाना और इस बात का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देर से बुआई करते हैं तो अक्सर इसमें जो देखा जाता है कि जो हमारे फूल बनता है फूल गोभी में, उसका विकास ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए जब आप क्यारी विधि हो या फिर अगर प्रो ट्रे विधि हो, दोनों ही में से किसी का भी आप चुनाव कर रहे हैं, तो उसमें जब 4 से 6 हफ्ते की जो नर्सरी या गाछी है या बिचड़ा जिसे आप कहते हैं वो हो जाए, तभी उसकी रोपाई करना सर्वोत्तम होता है। अगर आप क्यारी के माध्यम से आप बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान दें कि उसकी हार्डनिंग पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लगभग 4-5 दिन पहले उसकी सिंचाई रोक देते हैं क्यारी में, और जिस दिन हमें रोपाई करनी है उसके 1 दिन पहले हल्की सिंचाई देते हैं, ताकि जो मतलब बिचड़ा हम निकाल रहे हैं उसमें आसानी से वो निकल जाए और उसकी जड़ों को कम से कम क्षति हो। और इसके बाद पहले से जो हमारा बेड तैयार है क्यारी में, उसमें खेत में, उसमें हम बेड बना के, और अगर दूरी की बात करते हैं तो लगभग लाइन से लाइन हमको 2 फीट की दूरी रखनी होती है, और पौध से पौध हम 45 सेंटीमीटर की दूरी मुख्य मौसम में या जो अभी हमारा लेट प्रजातियां हैं उनका चुनाव करते समय उसके साथ लगाने के लिए हम कर सकते हैं। किसी भी फसल की सही बढ़वार के लिए उन्हें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। गोभी वर्गीय सब्जियों में तो अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा खाद और उर्वरकों की जरूरत होती है, अतः इसकी खेती के समय अनुशंसित मात्रा में गोबर खाद, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि का इस्तेमाल करना चाहिए।
किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियां अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक मात्रा में उर्वरक और खाद की इसमें आवश्यकता होती है। जैसा हमने बताया कि खेत की तैयारी के समय हमें 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमको गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर हम यूरिया, नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात करते हैं तो प्रति एकड़ की दर से हमको इसमें 50 से 55 किलोग्राम नत्रजन का प्रयोग करना है। अगर फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम हमें फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना होता है। अगर यूरिया, इसमें हम नत्रजन की बात करते हैं तो उसकी आधी मात्रा हमें खेत की तैयारी के समय देनी है और शेष जो मात्रा है वो रोपाई के लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद हमें प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करते वक्त इनके फलों में बहुत तरह की समस्याओं की संभावना होती है। जैसे फूलगोभी के रंग मटमैले हो जाते हैं, इनमें बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। इनके पीछे का मुख्य कारण है भूमि में मौजूद पोषक तत्वों की कमी। अतः किसान भाइयों के लिए भूमि की जांच कराना लाभदायक सिद्ध होगा। इससे वे अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम फूल गोभी की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत प्रमुख समस्या देखी जाती है, जिसमें जो भूरापन हो जाता है, जो फूल होता है उसमें वो मटमैला हो जाता है। उसमें अक्सर देखा जाता है कि अगर ज़मीन का परीक्षण कराते हैं, ये तो हमारी एक अनुशंसा हमेशा रहती है कि जब भी आप उर्वरक प्रबंधन से पहले आप मृदा परीक्षण जरूर करा लें। और अगर ज़मीन में बोरान और मोलिब्डेनम की कमी आपको दिख रही है तो फूल गोभी की फसल इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर बोरान की बात करते हैं तो इससे ब्राउनिंग की समस्या आती है। अगर भूमि में इसकी कमी पाई जाती है तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बोरेक्स का प्रयोग करना है। वहीं मोलिब्डेनम की अगर कमी है तो इसकी कमी से विप्टेल नामक जो एक समस्या आती है, इसका किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। इसमें जो पत्ती है वो पूर्ण आकार अपना नहीं ले पाती है और जो उपज है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके लिए आपको 1 से 1.5 किलोग्राम अमोनियम या सोडियम मोलिब्डेट को खेत में मिलाना होता है और इससे इसकी कमी को, इन दोनों ही जो पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। अपने झारखंड प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी की समस्या भी बहुत गंभीर विषय है। अतः वे टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग आदि का प्रयोग कर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कितनी अच्छी तरह से ये बातें बताई गई हैं। बस आपको एक काम करना है कि आपको बताए गए बातों पर ध्यान देना है और उस पर पूरी तरह से अमल करना है। फिर आपका मुनाफा दोगुना होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।